हमारे मंत्री जो निरानी साहब है वो आने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव आया है हमारे ज़िले में। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले वाले किए नहीं किए, वो बात नहीं करता, लेकिन वो आके जो इंटरेस्ट लेने के बाद अगर वो ऑक्सीजन की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो, अभी जो ब्लैक फंगस की बात हो, जो भी है ऑन डे टू डे बेसिस में हम जैसे मतलब हम लेजिस्लेचर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इंटरेक्ट करके जो बेनिफिट देना है वो देने के लिए वो बेंगलुरु में बैठ के हमको जो काम किया उसके वजह से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज हम हमारा मतलब ये सभी बदलाव से क्या हुआ, गुलबर्गा जो तीसरे चौथे नंबर पे था टोटल स्टेट में है ना, सबसे ज़्यादा केसेस गुलबर्गा में 3rd या 4th नंबर पे था। आज इतना कम हो गया कि वी आर ऑल विद इन वो पॉजिटिविटी रेट में 5 के अंदर है। जो आज है ना मुख्यमंत्री आज मेरे ख्याल से सभा में कुछ चर्चा होगी, डिस्कशन होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स विच आर बिलो 5% पॉजिटिविटी रेट है उसके बारे में चर्चा करके अनलॉक करने की जो बात चल रही है। मैं समझता हूँ गुलबर्गा भी उसमें आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी योगदान हमारे लोगों का है। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होगा, फिर भी हम मुबारकबाद देना चाहिए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे मंत्री जी को, और साथ ही साथ जो हमारे मेडिकल जो टीम है उनके भी काम करने की वजह से है ना काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। आज मुझे ताज्जुब हुआ कि मतलब ESI में या जिम्स में बहुत कम पेशेंट है, काफ़ी कुछ आधा से ज़्यादा मतलब बेड्स वगैरह खाली हैं। तो इस वजह से भी मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो इमीडिएट जो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह जो इंटरेस्ट लेके वो बहुत से अलग अलग एजेंसियों को लगा दिया कि आप ये देना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हॉस्पिटल का एक प्रपोज़ल था, लेकिन वो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल था और उसके लिए है ना हमारा जो क्या बोलते हैं बोइंग जो कंपनी है जो हवाई जहाज बनाता है, उनको है ना वो एक बेंगलुरु में शायद एक बन रहा है और गुलबर्गा में एक बनाने के लिए उन्होंने परमिशन दिया था। मेक शिफ्ट होने की वजह से पहले हमारा कन्फ्यूजन ये था कि नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, बाद में नहीं वो कुछ परमानेंट कुछ भी नहीं रहेगा, 6 महीने में 4 महीने में वो निकाल के लेके जाएंगे, लेकिन अंदर जो फैसिलिटीज़ जो देंगे वो वहीं रहेगा। तो उसके लिए हमने ये प्रपोज़ल ये दिया कि ESI हॉस्पिटल में ये कर दो। उसके अलावा बोइंग की तरफ से हमको एक ऑक्सीजन प्लांट मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट ऑलरेडी वो फिटिंग वगैरह सब कुछ हो गया, वो भी काम चल रहा है। इसके अलावा एक 65 बेडेड वाला जो ऑक्सीजन सप्लाई का जो 3 महीने पहले से हम ये प्रपोज़ल दे के है ना काम शुरू करना था, इसमें काफ़ी देरी हो गई, लेकिन आज वो कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से जब भी नेक्स्ट हमारे मंत्री आएंगे तब उसको भी हम कमीशन करेंगे। अभी तो उस हिसाब से ज़रूरत नहीं है, फिर भी विल कीप एवरीथिंग रेडी सो दैट 3rd वेव अगर आया, हम 3rd वेव के बारे में भी परसों मिनिस्टर साहब को हमने प्रपोज़ल यही दिया कि हर एक ज़िले वाले अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ नया करके 3rd वेव आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। जो बातचीत चल रहा है मैं समझता हूँ इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी है ना हमारे येडियुरप्पा जी या स्टेट गवर्नमेंट ने क्या देवी शेट्टी साहब को, देवी शेट्टी जो नारायण हृदयालय के चेयरमैन है, उसके साथ 13 लोगों का जो बॉडी है, 13 लोगों का टीम है, उसमें कार्डियोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियंस है और क्या बोलते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट है और ये लंग के जो एक्सपर्ट्स है, मुझे वो वर्ड एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, वो सभी लोगों का मतलब ऑल एक्सपर्ट्स आर इन दैट, एक न्यूरो सर्जरी वो सभी लोग हैं। तो उनका जो टीम जो हमको प्रपोज़ल देने वाला है, हमको ये चाहिए, ये तैयारी होना चाहिए बोल के जो एक्सपर्ट्स जो टास्क फोर्स बनाया है उसके थ्रू से हमको जो करना है स्टेट गवर्नमेंट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट। वो लेने के बाद हमको क्या करना है हर ज़िले को बताएंगे, तब है ना ये काम शुरू होने दो, क्योंकि सर्वे करेंगे ये करेंगे, बहुत कुछ चीज़ चल रहे थे, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेट इट बी डन, बट पहले उनका प्रपोज़ल आने दो, उसके बाद में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये जो बात चर्चा हुआ, इसके अलावा एक दिन जब मैं मतलब एक 3-4 दिन पहले की बात है, गुलबर्गा में 104 ये ब्लैक फंगस के केसेस थे और पूरे केसेस हैव बीन शिफ्टेड टू जिम्स, और जिम्स में शिफ्ट होने की वजह से मैं किसी को रेफ़र किया था तो उनका ऑपरेशन का नंबर 2-3 दिन के बाद आने वाला था। तो मैंने ये सुझाव दिया कि हमारे गांव में भले वो ENT सर्जन हो या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, उनकी कोई कमी नहीं है, वो ESI में हो या जिम्स में हो, बसवेश्वर में हो या बाहर हो,
अगर हम ये दोनों एसोसिएशन जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उसका जो ENT यूनिट है या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, उनको अगर हम अरे भाई आपका सहायता चाहिए बोल के अगर हम बोलते तो डेफिनेटली दे विल कम फॉरवर्ड टू सर्व अस, टू हेल्प अस। और मेरा सुझाव ये था कि एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि उसके भी मेडिसिन की अभी कमी नहीं है, एज अर्ली एज पॉसिबल लेट द पेशेंट्स गेट एडमिटेड, गेट ऑपरेटेड। ये मेरा सुझाव था, ताकि है ना वी शुड नॉट लूज़ द पेशेंट्स। काफ़ी डिले करने से बहुत कुछ हो सकता है, वो नहीं होना चाहिए बोल के ये करेक्ट मेरा सुझाव था। आज बहुत कुछ चर्चा में ये है कि PU एग्ज़ाम तो केंद्र सरकार ने CBSE या सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ विड्रॉन दैट, मतलब एग्ज़ाम नहीं करेंगे। उसके उनका जो रेगुलर कोर्स में जो उनका ग्रेडेशन वगैरह दिया गया, जो भी दिया गया उसके बेसिस पे सेकंड ईयर का मार्क्स देंगे बोल के जो बोले। साथ ही साथ SSLC तो काफ़ी 1.5 महीने पहले उन्होंने मतलब विड्रॉ कर लिया था, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा कन्फ्यूजन ये था, जब PUC आप विड्रॉ कर रहे तो SSLC के क्या अहमियत है, क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारा गवर्नमेंट या सुरेश कुमार जी ने कहा है कि हम SSLC एग्ज़ाम करेंगे बहुत कम समय में, 40 मार्क्स देखे है ना, एक दिन में 2 दिन में 3 सब्जेक्ट का 120 मार्क्स का ये सुझाव जो दिया है, मैं समझता हूँ अभी इसको काफ़ी टाइम है, तब तक और भी ये जो पॉजिटिविटी रेट है या केसेस हैं और भी बहुत कुछ कम हो गया, तो हमारे टीचर्स को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जामिनेशंस कंडक्ट करने का, एक ये धैर्य ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, और वो है ना वो भी है ना उन सभी को मिलेगा। और मैं समझता हूँ ये सब कुछ है ना, थोड़े लोगों को डर है। मैं हमारे टीचर्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, डरने की कोई बात नहीं, गवर्नमेंट इज़ विद अस, हम कॉन्फिडेंटली है ना आगे बढ़ेंगे। जो भी गवर्नमेंट ने तय किया है उसको मदद करने के लिए हम सामने आएंगे और स्मूथली लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे टीचर्स, हमारे गवर्नमेंट, सुरेश कुमार जी बहुत बड़ा योगदान है कि SSLC एग्जामिनेशन स्मूथली हम कंडक्ट कर सकें। उसी तरीके से इस बार भी करके है ना हम बच्चों को न्याय दे देंगे। लेकिन ये सभी का एक ही बात कहना है कि अरे ये पेंडेमिक कब जाएगा, कोविड कब निकल जाएगा, ये सब लोगों के दिल में रोज़ है ना 24 घंटे यही सोचते रहते। और इसके लिए मैं कल जो मोदी साहब ने जो ऐलान किया है वो बहुत बड़ा योगदान है, ये मामूली बात नहीं है। 2 महीने 1.5 महीने पहले से ये एक तरीके से कॉन्फ्रंटेशन चल रहा था। स्टेट गवर्नमेंट को बताया कि यू हैव टू प्रोक्योर सो मच, 50% हम देंगे, बाकी आप ये प्रोक्योर करो, 75% हम देंगे या 25% आप कहाँ से तो प्रोक्योर करो। बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स है ना तब है ना उनकी कोशिश शुरू हो गई कि हम यहाँ से लाएंगे उधर से लाएंगे, नेगोशिएशंस में उनको बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा था या डिले हो रहा था, वो बात नहीं कर रहे थे। और जो ताकत इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है ये कोई एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकता। उस सिलसिले में बहुत से गवर्नमेंट्स है ना नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट आप करो बोल के जो बोले हैं, और उस वजह से मैं मोदी जी को मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि इतना सभी कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने बहुत बड़ा ये निर्णय लिया है कि 100% जो भी वैक्सीनेशन लगेंगे पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 18 एंड अबव का जो ये है 21 जून को इसका इनॉग्रेशन होगा, ये प्रारंभ करेंगे। और मैं समझता हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिसंबर तक पूरा वैक्सीनेशन हम कर देंगे बोल के जो उन्होंने बोला है 100% वो हो जाएगा, हो सके तो उससे जल्दी भी हो जाएगा। और इसके अलावा भी कल जो ऐलान उन्होंने किया है 2 महीने पहले जो पेंडेमिक शुरू हुआ अप्रैल में, तब है ना अप्रैल और मई में, क्योंकि सडनली लोगों को रोज़गारी नहीं, कामकाज नहीं, सब लोगों को, गरीब लोग बहुत मुश्किल में थे, इसलिए 80 करोड़ लोगों को जो मतलब क्या बोलते हैं राइस हो या ज्वार हो वो सब देने का जो ऐलान किया वो सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं, मैं दीपावली तक के देता हूँ बोल के जो ऐलान किए, इससे बहुत बड़ी तरीके से लोगों को इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि भूखे मरेंगे, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है ना, गांव भर छोड़ के है ना जो जा रहे थे। आज मुझे बहुत खुशी होगा ये जो पेंडेमिक कम होने से बेंगलुरु में आज सभी टीवी में क्या बोल रहे हैं, जो लोग बेंगलुरु छोड़ के गए थे चंद दिन पहले, 1 महीना पहले, वो लोग वापस आ रहे हैं। तो उनको ये कॉन्फिडेंस हो रहा है कि ये वैक्सीनेशन से या पेंडेमिक कम होने से आगे आने वाले दिनों में 3rd वेव की जो बात चल रही है, मैं समझता हूँ
अगर 50-60% भी अगर तब तक है ना वैक्सीनेशन होता तो ये थर्ड वेव का इफेक्ट बहुत कम होगा। और ये जो डर जो हमारे इसमें बैठा है, बच्चों को ज़्यादा होगा, उनको ज़्यादा होगा, मैं समझता हूँ अगर हम जो तरीके हमको अपनाना है और ये 2 वेव में हम बहुत कुछ सीखे हैं। ये बात नहीं है कि हमको कुछ मालूम नहीं है। हैंड सैनिटाइजेशन रहने दो, सोशल डिस्टेंसिंग रहने दो या और कुछ भी रहने दो, इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। और आगे आने वाले दिनों में उस फ़ायदे से या उस वजह से मैं समझता हूँ 100% पेंडेमिक विल बी इरेडिकेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। सब ऐसा है इस साल मतलब जो थर्ड वे का जो डर बैठा है लोगों के दिल में, या पेरेंट्स हो, बच्चों के दिल में या टीचर्स के दिल में जो डर बैठा है कि थर्ड वेव सेकेंड वेव बहुत ज़ोरों से आ गया, 3 to 4 टाइम्स पहले वेव से ज़्यादा था, एंड इट हैज़ इफेक्टेड अ लॉट, डेथ्स बहुत ज़्यादा थे। थर्ड में क्या होगा, ये जो घबराहट है। और मैं समझता हूँ इस सिलसिले में इस बात के लिए इस बार कोई है ना ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलेंगे या क्लासेस नहीं चलेंगे थर्ड वेव ख़त्म होने तक। मैं समझता हूँ जो स्कूल को आके जो बच्चे पढ़ने का जो ये था वो तो नहीं रहेगा। और उसके लिए मुझे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेक ऑल द अरेंजमेंट्स टू सी दैट ऑनलाइन क्लासेस अच्छी तरह चले। प्राइवेट मैनेजमेंट भी काफ़ी कुछ तैयारी चल रहा है उनके तरफ से, गवर्नमेंट हो या एडेड वो लोग भी है ना उतना ही दिलचस्पी लगा के, क्योंकि 1 साल शायद ऐसे ही चलेगा और अगर 2 साल बच्चों को पढ़ा नहीं होगा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस सिलसिले में लेट द गवर्नमेंट बी वेरी सीरियस इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एम्यूनिटीज़ टू द स्टूडेंट्स, ताकि वो घर में मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हमने देखा है रिसेंटली एक टीचर मैंने ऐसा ही पूछा, क्योंकि हम सेकेंड वेव के होम आइसोलेशन केसेस के लिए मैं एक सुझाव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये दिया था कि होम आइसोलेशन के जो पेशेंट्स हैं उनको है ना कोई तरीके से हमको बात करना चाहिए। हालांकि आशा वर्कर्स वगैरह वो लोग काम कर रहे थे, नहीं कर रहे बल्कि नहीं, लेकिन एक घर जैसा संबंध रख के टीचर्स के तरफ से उनको फ़ोन करके बोल के इसके लिए 1000 से 1200 टीचर्स को काम लगाए थे। बहुत अच्छी तरह काम उन्होंने शुरू किया, लेकिन इतने में जो पेंडेमिक कम होने की वजह से वो उतना कुछ कामकाज नहीं रहा। लेकिन होम आइसोलेशन के कल मैं गूगल में देखा कि नए सजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या वो टास्क फोर्स जो कमेटी जो रेकमेंड किया है उसके बारे में हम काफ़ी कुछ मतलब क्या करना है देख के वो ज़रूर करेंगे। लेकिन मेरा सुझाव इतना ही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस की जो भी तैयारी है आप थोड़ा उसके लिए कोऑपरेट करो। अगर जिस घर में जहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट है, शायद उनके पास है ना मतलब कंप्यूटर्स वगैरह रखे हैं या एंड्रॉयड फ़ोन होगा या और भी कुछ तरीके होंगे या टैब होगा, कुछ भी होगा, बच्चों को ऐसा बिठाए क्लास में जैसे कि वो स्कूल में बैठते हैं। अगर इस तरीके से आप करें तो 1 साल एकेडमिकली वी कैन डू वंडर्स। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं दुख से कहना चाहता हूँ SSLC एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे थे। मैं 1-1.5 महीने पहले की बात बोल रहा हूँ। एक हमारे HM को मैंने जब पूछा आपके पास SSLC में बच्चे कितने अपियर होने वाले हैं और कितने लोग हैं ना आपके क्लासेस को आ रहे, तो बहुत दुख से बोल रहा था, सर हमारे पास 80 बच्चे इस बार मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन 10 बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बैठ रहे। तो ऐसा होगा तो काम नहीं चलेगा। और 1 साल अगर इसी तरह हम गुजारे तो बच्चों का फ्यूचर इस पर डिपेंड है। तो मैं सीरियसली कहना चाहता हूँ, लेट द पेरेंट्स भी सीरियस। अगर वो बैठने के बाद अगर कुछ कमियां हैं तो सरकार को बोलने दो, हमको कन्वे करने दो, ताकि हम गवर्नमेंट को बोल के वो जो भी सुविधा है अच्छी तरह क्लास करने के लिए जो करना है हम करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स फीस का डिमांड कर रहे हैं। देखिए साहब ये ऐसा है, लास्ट ईयर थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ। मैं कहना चाहता हूँ अननेसेसरी इस चीज़ को हमने बहुत कुछ है ना चर्चा किया इसके बारे में। और हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं है या गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है तो गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस भी कम करना है। और इस सिलसिले में ऐसा नहीं कि
वो एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर एक्सप्लॉइट करते हैं तो लेट द गवर्नमेंट इंटरफियर, लेकिन रेगुलर जो काम चल रहा है और उस काम करने के लिए मैं समझता हूँ सरकार को भी ये समझना है कि 55% ऑफ द स्टूडेंट्स इन कर्नाटका आर स्टडिंग इन अनएडेड स्कूल्स। ये हमको भूलना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव हो कि मैं गवर्नमेंट स्कूल छोड़ के मैं अनएडेड को इनकरेज कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन जो बच्चे, देखिए गवर्नमेंट तो पूरा बोर्ड लगा के कहता है कि हम आपको फ्री स्कूल देंगे, हमको हर सुविधा देंगे, साइकिल देंगे, कपड़ा देंगे, खाने को देंगे, उसके अलावा बुक्स फ्री देंगे। इतने रहते हुए भी जब 55% ऑफ द बच्चे जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो प्राइवेट स्कूल वालों को भी सुविधा, यानी मैं ये नहीं कहता कि आप उनको बिल्डिंग बांध के दो, ये बांध के दो, नहीं, लेकिन वो सही तरीके से चलाने के लिए अगर फीस नहीं मिलता तो कैसे चलाएंगे? टीचर्स को कैसे ये देंगे? गए बार हुआ क्या? गए बार है ना पेरेंट्स एक्सप्रेस किए नहीं हम फीस इस साल नहीं देंगे, तो सरकार बोला नहीं मत दो। तो बाद में है ना अगर आप फीस नहीं देंगे तो हम टीचर्स को तनख्वाह नहीं देंगे, तो फिर बाद में गवर्नमेंट चेंज करना पड़ा। ये क्या है? ये ऐसा नहीं होता। होना ये है कि प्राइवेट मैनेजमेंट में आपको क्या चाहिए बोलिए, आप एक्सप्लॉइट नहीं करना, साथ ही साथ बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना है, ये हमारा रवैया होना चाहिए। लेकिन इसके लास्ट टाइम जो भी डिस्कम्फर्ट जो हुआ है, जो इनकन्वीनियंस जो हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए मैं मिनिस्ट्री को, सुरेश कुमार जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप बैठ के इसको तय कीजिए और प्राइवेट मैनेजमेंट को भी अच्छी तरह चलाने के लिए दीजिए। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ अगर 70% ऑफ द बच्चे अगर ट्यूशन फीस नहीं दिए तो स्कूल कैसा चलेगा और वो टीचर्स को क्या तनख्वाह देंगे? ये समझने की बात है और ये आपस में बैठ के हल करने की बात है। मैं समझता हूँ इस बार ऐसा कोई समस्या नहीं होगा। अगर कोई स्कूल को या कोई इसमें अगर वैसा कुछ होता है तो मैं ज़रूर इसमें इंटरफेयर करके मैं सरकार को ये बताऊंगा। और आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अनएडेड टीचर्स जो बहुत 14 महीने से बहुत मुश्किल में थे, शुरू में कुछ स्कूल्स तनख्वाह दिए, बाद में वो हाथ उठाए, थोड़े दिन 6 महीने मतलब 50% ऑफ द सैलरी दिए, बाद में वो भी नहीं दे सके। और इस साल हालत ऐसा है कि फ़ीस भी नहीं दिया और अगर हम सैलरी कैसा दें? थोड़ा बहुत लोन लिए, अभी लोन भी ख़त्म हो गया, तो क्या करेंगे? तो इस सिलसिले में हमारा ये प्रपोज़ल था, गवर्नमेंट को हमने दिया था, हमने ये बोला था येडियुरप्पा जी को और सुरेश कुमार जी को। जब मैंने कहा था तो सुरेश कुमार बोले नहीं नमोशी साहब आप आ जाइए, और भी हमारे टीचर्स को मैं बुला लेता हूँ, टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेता हूँ, हम सीएम साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो हमारा प्रपोज़ल ये था 10,000 रुपये टीचर्स को दो, 5,000 रुपये नॉन टीचिंग स्टाफ को दो। इसके अलावा जो एडेड अनएडेड स्कूल्स में, सॉरी ये अनएडेड स्कूल की बात कर रहा हूँ, टीचर्स को देना चाहिए। और एडेड स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में जो गेस्ट लेक्चरर्स हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिले। तो एज अ वन टाइम मेजर 10,000 उधर, 5,000 नॉन टीचिंग को दो बोल के हमने जो पूछा था। लेकिन गवर्नमेंट ये डिसीजन लिया है कि अभी वो क्या कर रहे हैं, पहले तो प्राइमरी स्कूल अनएडेड टीचर्स, हाई स्कूल अनएडेड टीचर्स और पीयू कॉलेज लेक्चरर्स के बारे में जिक्र हमारे सीएम साहब ने उस दिन नहीं किया था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ उन्होंने जो भी ऐलान किया उसमें पीयू के अनएडेड लेक्चरर्स भी शामिल है। और टोटली ये पूरा मिला के एक अंदाज़ा करीबन 2 लाख टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को उन्होंने देने को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो 2 लाख टीचर्स को 5,000 रुपये एक एज अ वन टाइम मेजर ये जो पैकेज जो दिया गया है, ये करीबन 100 करोड़ रुपए का जो खर्चा है, ये मैं सीएम साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, माननीय सुरेश कुमार जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो ये सैंक्शन किया ये थोड़ा ही है सही, लेकिन इट विल हैव अ लॉन्ग वे टू गो एज फार एज अनएडेड टीचर्स आर कंसर्न। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट टू प्लीज़ हेल्प द नीडी। थैंक यू। इस सिलसिले में मैं
माननीय येडियुरप्पा जी को और हमारे कूड़ा चेयरमैन और हमारे सभी पार्टी के नेताओं को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इसलिए कि ये जो प्रपोज़ल है ये 216 से मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट पे ये प्रपोज़ल बाहर आ गया। खमरुल इस्लाम साहब भी थे, सभी थे। तो उस ज़माने में ये जो प्रपोज़ल इनिशिएट हुआ कांग्रेस गवर्नमेंट में इसको अप्रूवल नहीं दिया। उसके बाद में कुमार स्वामी जी का जो सम्मिश्र सरकार था उस गवर्नमेंट में भी अप्रूवल नहीं मिला। लेकिन मैं आज येडियुरप्पा जी जो काम किए हैं, जो प्रपोज़ल को भेजते ही है ना वो अप्रूवल करके भेज दिए। इससे बहुत बड़े पैमाने में वो एरिया के जो फार्मर्स है, वो एरिया के जो आगे चल के जो लोग जो प्लॉट लेना चाहते हैं वो एरिया डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा योगदान येडियुरप्पा जी का है। मैं गुलबर्गा के सभी आवाम के तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ ही ये जो कंडी मार्केट के जो आज का प्रपोज़ल नहीं है, ये 15 साल पहले से ही इसके बारे में हम जब मतलब बहुत पहले है ना ये मार्केट को ये MSK मिल अभी मतलब जो भी बेचा गया या जो भी हुआ तब नहीं हुआ था। ये उससे पहले से ही कंडी मार्केट वहाँ बनाना चाहिए। मार्केट है, डिस्प्यूट भी था, फिर भी है ना बहुत गुलबर्गा में मैं जब डिप्टी मेयर था, मैं ये 92-93 की बात कर रहा हूँ, मैं जब कॉर्पोरेटर रहा तब से हमारा एक प्रपोज़ल ये है कि वेजिटेबल मार्केट जो हार्ट ऑफ द सिटी में है ये ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम गांव के और 4 तरफ कम से कम 2-2 एकड़ का हम वेजिटेबल मार्केट करेंगे बोल के जो प्रपोज़ल था उसमें सबसे पहले कंडी मार्केट का जो प्रपोज़ल है ये पहले करना बोल के हमारा इरादा था। और आज उस कार्य के बारे में भी है ना कंडी मार्केट भी है ना 50-50 बेसिस पे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। मैं दोबारा इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। 117 एकड़ जो हागरगा एरिया में जो लेआउट है सबसे मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लेआउट है ये। और इतना बड़ा लेआउट है जहाँ पे गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से जो अलॉटमेंट करेगी ये सभी को फ़ायदा है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ।